नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और ज़मींदारी सिस्टम जो है, इन दोनों का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम भी दिखाया है। तो डायग्राम के साथ में लेकर के, ठीक है, एक एक पॉइंट को सुनते चलेंगे, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी बिकम अ नेट रॉ मटेरियल सप्लायर एट इम्पोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो समझने की बात यह है कि हम जानते हैं जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया और 1947 तक हमारा देश जो था अंग्रेजों का गुलाम था। तो डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वो इकोनॉमी को चलाते थे और हम क्या करते थे, केवल रॉ मटेरियल के सप्लाई बन के रह गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें उपनिवेश की तरह इस्तेमाल किया, कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया। तो वो लोग क्या करते थे कि यहाँ पे जो भी किसान कच्चा माल बनाते थे उसको ले जाते थे बाहर, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते थे और मार्केट की तरह इस्तेमाल करते थे। जो भी जैसे कपड़े बनाना है, ठीक है, तो सूती वस्त्र के कपड़े बनाने के लिए हमको इनको इनको कॉटन चाहिए। तो कॉटन सप्लाई कौन करता था? इंडिया के किसान। और उसी कॉटन की सप्लाई करके बाद में उसको इंडिया के मार्केट में ही लोगों को बेच दिया करते थे। आप समझिएगा, नो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट अटेम्प्टेड टू मेजर द पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया हमारे ऊपर, लेकिन कभी पर कैपिटा इनकम जैसी चीज़ें निकालने के लिए कभी ये लोग सामने नहीं आए और ना ही कभी विचार किया कि हाँ यार, हमारे देश में गरीबी का क्या आलम है, इसको पहचाना जाए। आप समझिएगा, जैसे ही 20वीं सेंचुरी आई, 20वीं सेंचुरी शुरू हुई, तो सम ऑफ द इंडियन इकोनॉमिस्ट, कुछ कुछ भारत के इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी साहब थे, इसी तरह से आपका VK RV राव थे, RC देसाई थे, तो एंड ब्रिटिश फिंडले सीरेस एंड विलियम डिगबाय अटेम्प्टेड टू मेजर इंडियाज़ नेशनल इनकम। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि ये भी जो भी नाम लिया, तो नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, उसको आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि दादा भाई नौरोजी हो गए, राव साहब हो गए, देसाई साहब हो गए और फिंडले वगैरह हो गए। तो इन लोगों ने मिल करके पहली बार अटेम्प्ट किया कि पर कैपिटा इनकम निकाला जाए। तो आप समझते हो कि पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए अलग अलग फैक्टर का इस्तेमाल होता है। तो लेकिन एक बार कम से कम कोशिश तो की गई। ये 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग, जैसे जैसे 20वीं सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी, उस समय से ये शुरू किया गया, लेकिन लगभग 100 से 150 वर्षों तक कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो मतलब 150 वर्षों तक हमारा देश किस हाल में जो जी रहा था, उसका पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब अगर बात करें कि इंडिपेंडेंस के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वॉज सोली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो केवल और केवल एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। ये आपको बात समझनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री लगाई ज़रूर, लेकिन हमें पार्टिसिपेशन नहीं दिया अंग्रेजों ने, केवल हमें इस्तेमाल किया कच्चा माल की सप्लाई करने के लिए, ठीक है। लगभग 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो थी वह रूरल, वो ग्रामीण थे, इसी का पूरा पूरा लाभ उठाया उन लोगों ने। एंड दियर मेन सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस वॉस एग्रीकल्चर। उनका जो मेन रहने खाने का सोर्स था वो आपका एग्रीकल्चर ही था। अब बात करेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश की कॉलोनी थी ये भारत, तो उस समय एग्रीकल्चर इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मेन ऑक्यूपेशन वाज सफरिंग फ्रॉम द मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड हैंस द इफेक्टिव ग्रोथ वाज 0%। अब समझने वाली बात है, एग्रीकल्चर तो हम करते थे, लेकिन जिस हिसाब से एग्रीकल्चर होनी चाहिए, जैसे कि बाद में आज़ादी के बाद आप जानते हो कि हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई दुग्ध उत्पादन के लिए, इसी तरह से नीली क्रांति आई मत्स्य उत्पादन के लिए। तो इस सारे तरह की चीज़ें नहीं हुई थी, ठीक है। वो केवल अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी ये किन प्रकार किसी तरह से वो आपका एग्रीकल्चर फील्ड में लगे हुए थे। अब बात करते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम वॉज टोटली फेवर्ड फॉर द ब्रिटिश। और जो लैंड सेटलमेंट था, कहने का मतलब वो जमींदारी प्रथा, इसको लगभग समझिए आप। जैसे कि किसानों को ज़मीन का वितरण था, उनका खुद की कोई ज़मीन नहीं है, वो जब चाहे कि ब्रिटिश उसको हड़प सकते थे। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कोई भी आदमी ये सिक्योर नहीं था कि उसकी जो बिजनेस है या फिर एग्रीकल्चर का बिजनेस है, एग्रीकल्चर का जो फार्म है वो कितने समय तक उसके पास रहने वाला है। तो ये सिक्योरिटी न होने की वजह से कोई भी इसमें कोई किसान इसमें इतनी मेहनत नहीं करता था कि भैया अपनी खेती है तो अपने हिसाब से की जाए। आगे बढ़ते हैं। सो द एग्रीकल्चर सिस्टम वॉज स्टैगनेंट। एग्रीकल्चर जो सिस्टम था वो आपका स्टैगनेट हो चुका था, वो स्थायी हो चुका था, रुक चुका था। एंड हाउ एवर लेटर देयर वॉज द ग्रेजुअल ग्रोथ। बाद में जैसे जैसे आपका आज़ादी नज़दीक आती गई और थोड़ा सा ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, भारतीय नेताओं ने थोड़ा सा जमकर प्रयास किया, तो उसका थोड़ा सा असर दिखा और धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हुई, बट वॉज नॉट बिकम द अप्रूवमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम। लेकिन इतना हाई लेवल पर नहीं था जितना कि एक सिस्टम के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। अब ज़मींदारी प्रथा को समझते हैं। तो ज़मींदारी प्रथा, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि कोई एक बड़ा व्यापारी होगा या फिर कोई भी बड़ा आदमी होगा जिसके पास ढेर सारी ज़मीन होगी, और वो क्या करेगा कि लोगों को रेंट पे, ठीक है, लोगों को टैक्स पे करने के एवज में ज़मीन देगा। जैसे कि मैंने मान लिया आपको 5 बीघे ज़मीन दिया और मैंने कहा भैया कि हर बीघे के हिसाब से मुझे 10,000 रुपये इस 6 महीने के लिए चाहिए, या फिर इस साल मुझे 10,000 रुपये चाहिए। एक बीघे में तो 5 बीघे में कितना हुआ, तो 10 के हिसाब से 5 बीघे में मुझे 50,000 रुपये आपके चाहिए। ये मैं आज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये ज़मींदारी कुछ इसी तरह से, तो मतलब कि लोगों को ज़मीन टैक्स पे दी जा रही थी, खेती करने के लिए दी जाती थी, उनसे टैक्स वसूला जाता था। सो मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली बंगाल रीजन ऑफ द ईस्ट इंडिया, टोटली वेस्ट बंगाल एंड द बांग्लादेश वर द प्रैक्टिस जमींदारी सिस्टम। तो उसमें आपका जमींदारी सिस्टम बांग्लादेश में और इंडिया का इसमें जो वेस्ट बंगाल है, दोनों को मिला के पहले बंगाल बोला जाता था, और उस रीजन में पूरी तरह से आपका जमींदारी प्रथा थी। इसीलिए आप जानते हो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी भुखमरी भी हुई थी, ठीक है। वहाँ पे लगभग 2 से 3 मिलियन लोग उसके शिकार भी हुए थे। तो ये अलग कहानी है, उसको अलग कभी समझेंगे, लेकिन समझने वाली बात है कि जमींदारी प्रथा किस तरह से वहाँ पे चल रही थी। सो द मेन वर्क ऑफ द जमींदार वाज टू कलेक्ट द लैंड टैक्स और रेंट। वो लोग क्या करते थे, ज़मीन का टैक्स या फिर रेंट वसूल करते थे,
दे ऑलमोस्ट डिड नथिंग ईदर टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सिस्टम। और देखिए अब क्या काम क्या होता है, जब आप टैक्स वसूल करते हो, जैसे सरकार क्या करती है आज की डेट में, आप जो भी इनकम करता है तो उसका टैक्स होता है। तो टैक्स के एवज में आपका जैसे सड़कें बन रही हैं, ठीक है, पुल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, पेंशन दी जा रही है, ठीक है, सैलरी दी जा रही है, तो ये सारे काम करता है। लेकिन ज़मींदार पैसे तो लेते थे, लेकिन एग्रीकल्चर सिस्टम में सुधार के लिए कुछ नहीं करते थे। जैसे भैया बीज की का भी जो होता था, खाद की जरूरत होती थी, तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराते थे, वो केवल पैसा लेना जानते थे। ठीक है, आगे से बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ज़मींदार। इन ह्यूमन एटीट्यूड अफेक्टेड द फार्मर्स। ज़मींदारों का एक क्रूर व्यवहार होता था, ठीक है, वो मतलब मानवीय व्यवहार नहीं करते थे। जैसे कि अगर किसी आदमी, जैसे मान लीजिए साथ सूखा पड़ गया, ठीक है, किसी आदमी को और ज़रूरत है, कोई बीमार पड़ गया, उनको इससे कोई लेना देना नहीं, उनको केवल टैक्स से मतलब होता था कि भैया उनका पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए हालत और भी ख़राब थी। मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द कंट्री वर द फेसिंग द फेमिन एंड मेनी अदर सोशल इशू एंड प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब है कि आप जानो कि भुखमरी का शिकार हो जाते थे, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा ज़मींदारों को दे दिया जाता था। फिर इसके बाद फसल, बीज, इस तरह से तमाम चीज़ों को उपलब्ध करने के बाद उनके पास पैसे बहुत कम बचते थे। तो ये रीज़न होता था। अब जैसे कि आज के डेट में तो ट्रैक्टर वगैरह आ गया, लेकिन अब बैल वगैरह का के लिए भी चारा पानी चाहिए। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय, मतलब किसानों के लिए। सम ऑफ द रीजन्स ड्यूरिंग द जमींदारी सिस्टम एविडेंस्ड ग्रोथ दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। कुछ रीजन में आपका एग्रीकल्चर में ग्रोथ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि हर जगह ग्रोथ नहीं हुआ। जैसे गुजरात का रीजन था, सौराष्ट्र का रीजन था, और महाराष्ट्र का में नील वगैरह की खेती हो गई, ठीक है, और कॉटन वगैरह की खेती हो गई। तो ये वहाँ पे जहाँ पे कमर्शियलाइजेशन था, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ पे था, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी देखने को मिली। इन दीज रीजन्स द फार्मर्स हैज़ बीन फोर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप इंस्टीड ऑफ द स्टेबल फूड क्रॉप। अब देखिए, एक होता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब होता है कि आपका दो तीन तरह के क्रॉप होते हैं। इसको मैंने वीडियो में कवर किया है, उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ सीधा से समझ, जैसे गन्ना है, ठीक है, गन्ना आपका एक कैश क्रॉप है। क्यों? क्योंकि गन्ना पैदा हुआ तो लोग खेत से ही आपका सीधे सीधे पैसा दे देंगे आपको, ठीक है। जबकि जैसे मान लीजिए गेहूँ है या फिर धान है, तो उसका प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो आपका बिकेगा, ठीक है। लेकिन गन्ना है तो उसको आप खेत से उठा के ले जाके दे सकते हो। तो इस तरह से कैश क्रॉप को अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता था, तो उन लोगों ने उसको कमर्शियलाइज़ किया। और यही वजह रही कि उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता था, उसकी ग्रोथ भी अच्छी थी। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया कि अंग्रेजों के समय में हमारी इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी और ज़मींदारी प्रथा क्या थी, उसको हमने डिटेल में, या कह लीजिए कि टू द पॉइंट जाने की कोशिश की। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।